सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है गिव द फार्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फार्मूला बहुत आसान है, आप जानते हैं F इक्वल टू होता है G m1m2/r²। This is the gravitational force between two masses. G is the gravitational constant, m1 m2 is the two masses, r is the distance between two masses, है ना। What is the value of gravitational constant? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। ठीक है, इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। देखिए जी का क्या हो जाएगा न्यूटन, इधर से आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर नीचे kg², है ना। फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी जस्ट लिखे क्या हो जाएगा। देखिए जी को हम लिख सकते हैं, इधर मैं लिख के दिखाता हूँ। जी हो जाएगा आपका छोड़िए न्यू पेज में लिखते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा F इक्वल टू G m1m2/r², है ना। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा F इंटू r²/m1m2। चलिए इसके यूनिट लिखते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मास का केजी, तो क्या हो जाएगा kg²। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, फिर डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज चेंजेस इफ सम अदर मटेरियल बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन देम। बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स चेंज हो पाएगा अगर उस दोनों के बीच में कुछ मटेरियल डाल दिया जाए। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो G m1m2/r²। फोर्स डिपेंड करता है जी पे, जी जो है इंडिपेंडेंट है और डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे। m1 m2 चेंज नहीं हो सकता है और r भी चेंज नहीं हो सकता है, यानी फोर्स चेंज नहीं होगा जब किसी भी मटेरियल को दो मास के बीच में डाला जाए, है ना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोग लिखते हैं उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बट वेरी करता है, ठीक है, पोल से लेकर इक्वेटर तक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन है ना। स्टेट द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी ऑन द अर्थ। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं। देखिए स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है G m/r²। ये अर्थ का बात कर रहे हैं ना। G is the acceleration due to gravity, this G is the gravitational constant, m is the mass of earth और r is the radius of earth, है ना। देखिए G कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। सारा डाटा पुट करेंगे तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी का वैल्यू जो होता है वो हाइट को बढ़ने से घट जाता है। कैसे घट जाता है, तो आप जानते हैं फार्मूला, जो जी डैश होता है G/1 प्लस h/r², है ना। ठीक है, तो ये जो जी डैश जो है वो हाइट के साथ वेरी करता है। हाइट अगर देखिए बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा घटेगा, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ एबव द अर्थ सरफेस, है ना। तो
वेट कितना होता है, तो ये होता है mg, है ना, और g जो है चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम लोग जी डैश निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। जी डैश हो जाएगा जी बाई 1 प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस बोला है। देख लेते हैं एक बार, किधर गया क्वेश्चन। इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ above the earth surface. What is the value of weight of the body at the height equal to the radius? हाफ नहीं, रेडियस के बराबर है, यानी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई आर का होल स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा जी बाई 1 प्लस 1 2, यानी जी बाई 4, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो उसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट जो हो जाएगा वो एम जी, तो मास इंटू जी डैश, यानी एम जी बाई 4। ठीक है, ये उसका वेट दिखेगा, यानी जो ओरिजिनल वेट है अर्थ पे उसका 4 टाइम घट जाएगा, है ना। इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मोर एट इक्वेटर और पोल, कहाँ पे वेट ज़्यादा मिलेगा हमें, तो हमें पोल पे ज़्यादा मिलेगा, इक्वेटर पे कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि पोल पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन कम होता है ना। और वेट जो है डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ठीक है, फिर है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, डज द अर्थ ऑल्सो मूव टुवर्ड द सन, तो आंसर है नहीं। क्यों, देखिए ये जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है या न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है ना। तो मान लीजिए कि स्टोन का मास m है, उसका एक्सेलरेशन a1 है, अर्थ का मास m है, उसका एक्सेलरेशन a2 है। ध्यान से देखिए, मास जो है स्टोन का बहुत कम है, किससे, मास ऑफ अर्थ से, यानी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ स्टोन। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। चलिए, तब बताइए दोनों का अगर इक्वल करना है तो a1 ज़्यादा होगा या a2 ज़्यादा होगा, तो आंसर है कि a1 बहुत ज़्यादा होगा और a1 बहुत कम होगा। ये इतना कम हो जाता है कि इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, है ना। यानी अर्थ जो है स्टोन की तरफ नहीं मूव करेगा, कौन मूव करेगा, तो स्टोन मूव करेगा किसके तरफ, अर्थ के तरफ, है ना। इसलिए बोला जाता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ को ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, फिर है अ लाइट एंड हेवी बॉडी बोथ आर ड्रॉप्ड simultaneously from the same height which will strike the ground earlier, तो आंसर है कि दोनों एक साथ ही स्ट्राइक करेगा, बट कंडीशन ये है कि ईयर यानी ईयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर दोनों को अगर वैक्यूम में गिराया जाए तो दोनों सेम साथ में ही गिरेगा, बट अगर एयर रेसिस्टेंस है तो जो हल्का है वो थोड़ा लेट से गिरेगा और जो भारी है वो पहले गिर जाएगा, है ना। अगर एयर रेसिस्टेंस को निकाल दिया जाए तो दोनों हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों साथ में गिरेगा, क्योंकि दोनों पे जो एक्सेलरेशन है वो सेम लग रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा, है ना। ठीक है, as we go inside the earth what is the इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी, तो जी का वैल्यू जो होता है अर्थ के अंदर जाने से घट जाता है ना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो जी का वैल्यू कितना हो जाता है, तो जी का वैल्यू हो जाता है 0, है ना। चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो फोर्स जो है कितना टाइम से घट जाएगा, तो 4 टाइम्स घट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। तो डिस्टेंस को अगर ज़्यादा डबल करेंगे तो फोर्स जो है 1/4 टाइम्स, सॉरी फोर्स जो है
4 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। वाई द टू स्टोन्स डू नॉट कम क्लोजर इवन इफ देर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखिए, दो स्टोन को अगर हम पास में रखते हैं, दोनों को पास में आ जाना चाहिए, है ना, बट ये नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो मास है उससे ज़्यादा मास किसका है, अर्थ का है। तो अर्थ जो है दोनों को अपने तरफ खींच के रखा है ना। और अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ये दोनों मास एक दूसरे के पास नहीं आ सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ के कारण जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस, है ना। इसलिए एक दूसरे के पास नहीं जा पाता है। अगर अर्थ को निकाल दिया जाए तब ये एक दूसरे के पास चला जाएगा, है ना। बोला गया अंडर व्हाट कंडीशन आवर वेट बिकम्स जीरो। ये कब हो सकता है, जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी ये हो सकता है। यानी अगर हम अर्थ के सेंटर पे रहेंगे तभी वेट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। या अगर हम अर्थ के बाहर चले जाएं, आउट स्पेस में चले जाएंगे, तो वहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो मिलता है और वहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए, बोला है कि एस्ट्रोनॉट जो होता है इनसाइड द स्पेसशिप, वो क्या फील करता है, वेटलेसनेस, मतलब उसको कुछ वेट महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। द वेट ऑफ बॉडी इज लेस इनसाइड द अर्थ देन द सरफेस। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है अर्थ के अंदर या इनसाइड द अर्थ क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपेयर टू सरफेस। फिर है व्हाट फॉर टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम और डिफरेंट। दो डिफरेंट बॉडीज है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? तो आंसर है सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ, है ना, या प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना। देखिए, मास ये किसका है, अर्थ का है, ना कि ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, एक्सेलरेशन सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। फिर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। व्हाई डू वी नॉट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ टू स्टोन लाइंग ऑन द फ्लोर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले। ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। फिर है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 60 kg, डिस्टेंस 5 मीटर है। फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, दोनों को रख देना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कर लीजिएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर 4, बाय व्हाट फैक्टर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल चेंज। तो 4 फैक्टर से अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। अब r को क्या कर दिया गया है, r/4 कर दिया है। देखिए यहाँ पे r' ले लेते हैं, तो यहाँ पे r' पुट करेंगे तो r/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यानी फोर्स जो है 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को 4 टाइम्स क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तो। ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ मास इतना लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बोला है कि एक मास है जो अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो सिंपल है, देखिए जो डाटा दिया हुआ है इससे हम लोग क्या निकाल देंगे, जी निकाल देंगे, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो दिया हुआ है, जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.8, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। यानी 50 इंटू 9.8 जो भी है वो आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉलिंग होगा फिर भी उसका वेट कितना होगा, तो mg के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि उस पर तो एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना लग रहा है, g। ठीक है, चलिए। फिर है ऑल्दो द वैल्यू ऑफ g इज वेरी स्मॉल बट ऑल द ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। क्यों ऐसा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल जी पे नहीं, बल्कि ये
सॉरी कैपिटल जी पे नहीं बल्कि किस पे, स्मॉल जी पे डिपेंड करता है ना। फ्री फॉल जो होता है अलोंग द सेंटर डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। बट जो जी का वैल्यू है इस कैपिटल जी से ही आता है, बट उसका मास बहुत ज़्यादा है रेडियस के कंपेयर में, है ना। देखिए मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए ये जी का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब मास बहुत ज़्यादा होगा और रेडियस क्या होगा, कम होगा, है ना। तब जी का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा अमाउंट में खींचेगा ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस के तरफ, सेंटर के तरफ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज मास इतना, ठीक है। कल फार्मूला पुट करके निकाल दीजिएगा, सिंपल सा है। बोला है कि द मास ऑफ मार्स 1/10 टाइम ऑफ सॉरी मास ऑफ मार्स जो है 1/10 टाइम है और रेडियस जो है हाफ ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द जी, तो देखिए जी का जो वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। जी तो कांस्टेंट है, एम चेंज होगा, तो एम कितना है 1/10, तो जी इंटू एम बाई 10, ठीक है, बाई रेडियस आधा है यानी आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छा सजा देते हैं, ये जी डैश लिखते हैं इसको, ठीक है। ये एम डैश और ये आर डैश जो मार्स का बात कर रहे हैं, और ये जो मास और ये आर जो है रेडियस अर्थ का है, ठीक है। तो जी एम बाई आर स्क्वायर को एक तरफ लीजिए और ये 4 ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 4/10, ठीक है, सही है। जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, तो जी है, ये हो जाएगा जी, तो 4g/10 यानी हो सकता है ये लिख देंगे 2g/5। तो एक्सेलरेशन बढ़ा घटा तो है एक्सेलरेशन घट गया, है ना, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 25 kg। बोला नहीं है कहाँ पे, तो हम लोग मान लेते हैं अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 9.8 मीटर पर सॉरी न्यूटन, है ना। ये इसका वेट हो जाएगा, ये सरफेस पे अर्थ का, है ना। क्वेश्चन में कंप्लीटली नहीं बोला है कहाँ पे, सरफेस पे निकाल दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्कस द टर्म ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ग्रेविटेशन जो होता है इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेज, कोई मास हो सकता है ना, एनी मासेज। बट ग्रेविटी क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड अनदर मासेज। अर्थ जो है कंपलसरी उसमें होना चाहिए तभी ग्रेविटी होगा, है ना। स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेट द यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द इफ द टू masses m1 m2 are separated by a distance r, then there is a force between these two masses. The amount of force is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to a square of separation between two masses, है ना। और यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसका जो वैल्यू है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। स्मॉल जी जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट, है ना, अर्थ के सरफेस से कितना दूर है। थोड़ा लिख देता हूँ मैं, जी इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जी तो कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट, जिस प्लेनेट का निकालना है हमें, एंड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, है ना। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ प्लेनेट, कितना स्पीड से वो घूम रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं है बट आप याद रखिएगा कि कौन सा प्लेनेट कितना स्पीड से घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कौन, जी, ठीक है। चलिए, कंपेयर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून। आपको क्या करना है, दोनों जो फोर्स है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन, सन और अर्थ का एक साथ निकालना है फोर्स, और फिर किसका निकाल लेंगे, अर्थ और मून का, है ना। फिर दोनों का फोर्स को कंपेयर कर देंगे, आसान है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्ट लेना है, रेडियस को कंसीडर नहीं करना है आपको।
फिर बोला गया कि अ बॉडी वेट 160 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट हिज वेट एट द हाइट दिस मच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। देखिए तो ये सरफेस का है, सरफेस का वेट दिया हुआ है mg दिया हुआ है, हमें कहाँ का पूछा गया है तो एच हाइट का, वहाँ का जी डैश पता करते हैं। तो जी डैश क्या हो जाएगा, g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए वहाँ का जो न्यू वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम जी डैश। अब बोलेंगे सर हमें तो एम पता नहीं, देखिए हम यहाँ से जी हमें पता है सरफेस का, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, एम निकाल लेंगे, डब्लू दिया हुआ है 160, है ना। और फिर उस m को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए मैं थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूँ, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो W/g इंटू जी डैश, ये न्यू वेट आ जाएगा। जी डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, पुट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1, है ना, हम लोग डिस्कस किए हैं। आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कमिंग संडे आपका टेस्ट है, टेस्ट में सारा चैप्टर है, मोशन रहेगा, फिर आपका मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद आपका वर्क ऑफ एनर्जी, साउंड एंड ग्रेविटेशन, इतना सारा रहेगा। आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है टेस्ट में, ठीक है। चलो।